हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अपना जो पिछला वीडियो है उसको अपन ने 1861 के टाइम पे ख़त्म कर दिया था क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो आगे का आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आता है 1892 का अधिनियम। अब इसकी विशेषताएं देखने से पहले इसके लिए कुछ भूमिका तैयार कर लेते हैं अपन। भूमिका क्या है कि 1885 में आ गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सॉरी, 1885 85 में आ गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सालाना एक अधिवेशन होता था और उसमें वो डिमांड अपनी पेश करते थे। मतलब सालाना तो होता था, पर वो जब चाहे तब बीच बीच में अपनी मीटिंग बुलाते रहते थे। सालाना अधिवेशन ज़्यादा उसका था, ज़्यादा उस इम्पोर्टेंस का था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ कुछ डिमांड रखी थी कि ये हमारी डिमांड है, आप इनको फुलफिल करिए। ठीक है। तो उन डिमांड को देखते हुए वाइसरॉय जो थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने एक कमिटी बनाई। कमिटी ने एग्जामिन किया, फिर उन्होंने प्लान प्रपोज किया कि हम जो प्रांतीय विधान परिषद है और फिर जो राज्य की सॉरी जो केंद्रीय परिषद है, केंद्र की परिषद और राज्य की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। एक तो ये था। दूसरा ये था कि उनका डायरेक्ट इलेक्शन किया जाए। ठीक है। और उनको कुछ और शक्तियाँ दी जाएँ। ये 3 चीज़ें माँगी थी। पर लेकिन वो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास गया, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले कि नहीं भाई, हम ये तो नहीं कर सकते हैं, हम ये भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर सकते। तो ये बोले कि फिर आप हम क्या कर सकते हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते तो? तो बोले हम एक काम कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज़ एक्सेप्टेड। हम बोले कि हम ऐसा डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अभी सदस्य हैं या फिर जो गवर्नर हैं प्रोविंसेस में, जो प्रांत में गवर्नर राज्यपाल है, और जो वाइसरॉय है केंद्र में, वो क्या करें कि वो नॉमिनेट कर दें सीधे। बोले ठीक है, चलिए इतना ही कर देते हैं अपन। तो फिर 1892 का अधिनियम जो आया, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। मतलब ठीक है कि इसमें अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर 16 सदस्य थे तो ये 20 कर दिए गए। अब इन 16 में से दो थे वो क्या बोलते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो मैंने बताया था, और इसमें चार और ऐड कर दिए गए नॉन ऑफिशियल। मतलब चार दो छः नॉन ऑफिशियल मेंबर हो गए, लेकिन इसमें 10 थे जो ऑफिशियल मेंबर थे, तो अभी भी ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा थे संख्या में। अब संख्या में ज़्यादा होने का क्या वो रहता है कि कोई भी आपको एक्ट अगर पास करना है, तो जिस वर्ग के सदस्य ज़्यादा होंगे वो उनके वोट के अनुसार होगा। तो इसलिए इसका महत्व था उसमें। फिर इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब इसमें क्या था कि दो चीज़ें थी। एक तो बजट, बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। अब ये जो सदस्य चुने गए हैं, बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बजट पे इनको और अधिक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नॉर्मल जो लेजिस्लेशन, जो भी विधायी कार्य हैं, उनमें अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें, लेकिन वो बजट में पैसे के मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं है। आप सिर्फ डिस्कस कर लीजिए कि अच्छा बुरा क्या है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। फिर इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ अब ये एक अलग जो व्यापारी लोग थे उनका एक संगठन बना हुआ था, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं उसको। तो उसमें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वाइसरॉय की शक्तियों का प्रावधान था। ठीक है, उनको भी इनमें से भी ये क्या कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्य। अब ये सब अगर किसी को एडवाइस करते हैं वहाँ के जो गवर्नर है उनको कि इनको आप नियुक्त कर दीजिए, तो गवर्नर उनको नियुक्त कर सकता था। ये अधिकार दिया गया था। तो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांत की विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको परोक्ष बोलते हैं, तो का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है। चुनाव मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन तो था नहीं, वो तो नॉमिनेट कर देते थे सीधे सीधे कि हाँ आपको हम बना देते हैं। ठीक है, एक आदेश पारित कर दिया कि ये व्यक्ति विधान परिषद के लिए नियुक्त कर दिया गया।
नॉमिनेशन था, पूरा पूरा चुनाव था नहीं, और चुनाव का प्रयोग भी नहीं किया गया था उस अधिनियम में। ठीक है, फिर इसे निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली प्रक्रिया भी कहा गया। ठीक है, तो इसमें पहले से ही डिसाइडेड था कि ये नॉमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था, नई चीज़ नहीं थी। बस ये था कि उनको थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ शक्तियाँ देना अब शुरू कर दी इन्होंने। आगे आगे धीरे धीरे वो शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, फिर आगे चल के धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएगा भारत, ऐसे ऐसे करते करते 40-50 साल बाद। ठीक है, अब आ गए अपन 1900 के पार। 1900 के पार में क्या मिला अपने को मिला 1909 का अधिनियम। ये काउंसिल एक्ट में लास्ट था, इसके बाद फिर गवर्नमेंट एक्ट चालू हो जाएंगे। तो 1909 का अधिनियम शुरू करें उससे पहले इसके लिए अपन बनाते हैं भूमिका। भूमिका क्या है? भूमिका में अब देखिए धीरे धीरे भारतीय लोग थोड़ा थोड़ा शिक्षित होने लगे। उनको पता चलने लगे कि राइट्स नाम की चीज़ होती है, उनको पता चलने लगा कि कुछ नियम कायदा कानून होता है, उनको पता चलने लगा कि जो है हम अपने राइट्स की मांग कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो जैसे जैसे ये सब होता गया तो ब- लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी, जागरूकता बढ़ने लगी। और इसी बीच में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे भारत में एकदम छा गई कि ये पहली पॉलिटिकल ऐसी पार्टी थी जो इतने लार्ज लेवल पर लोगों को इंगेज कर रही थी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये 1905 में लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल को विभाजित कर दिया। इनका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय संगठित हो रहे हैं तो उनको बीच में से ऐसे ये कर दो, हिंदू मुसलमान करने लगो, तो ये लोग उसमें एंगेज हो जाएंगे और अपन आसानी से फूट डालो और राज्य करो वाली नीति हो गई यहाँ। फिर कांग्रेस में भी क्या था कि दो फेजेस थे। एक तो शुरू में था नरम दल वाला, नरम दल। फिर उसके बाद आ गया गरम दल। क्योंकि नरम दल कुछ कर नहीं पा रहा था खास, तो फिर धीरे धीरे जो युवा लोग थे वो भड़कने लगे इन लोग के ऊपर। उन्होंने नई वो चालू कर दी, एक्सट्रीमिज्म वाला फेज चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट को क्या था, गवर्नमेंट जानती थी कि नरम दल वाले ऐसे तो है नहीं कुछ करेंगे, हिंसक गतिविधियां नहीं करेंगे। तो वो एक हद पर एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस दबाना चाहते थे उनको। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि ये जो मॉडरेट्स है ना ये थोड़ा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे एक्सट्रीमिस्ट भी थे, लेकिन ये जानते थे, नियम कायदा कानून की बात करते थे। तो ये गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये ज़्यादा खतरनाक है, तो अपन एक्सट्रीमिस्ट को तो बल से दबा सकते हैं, लेकिन ये जो नियम कायदा कानून करने वाले लोग हैं ना, इनको बल से नहीं दबा सकते हैं। तो इसलिए इनको शांत करने का प्रयास करने लगे, ढूंढने लगे वो कि कैसे इनको शांत कर सकते हैं। और इसी बीच अपने जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो इंग्लैंड गए और वहाँ पे मिस्टर मॉर्ले से मिले। मिस्टर मॉर्ले कौन थे? अपने मिस्टर मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तो इन्होंने रिपोर्ट मंगाई। रिपोर्ट कहाँ से मंगाई? इंडिया में। इंडिया में इनका किस पे चलता था? तो इंडिया का जो वाइस रॉय था, वाइस रॉय कौन था इंडिया में? तो इंडिया में थे अपने मिंटो साहब वाइस रॉय। तो इसीलिए इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लिखा है यहाँ। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइस रॉय थे। तो मॉर्ले मिंटो सुधार। अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, आइए। पहला, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी अब बोले ठीक है चलो, अब पेसिफाई कर दिया इन्होंने, मॉडरेट्स को बोल दिया कि आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि ये केंद्रीय विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में और ज्यादा सदस्य जोड़िए, तो हम जोड़ दिया। तो केंद्रीय परिषद में 16 से 60 हो गई संख्या, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संख्या थी, लेकिन उनको बढ़ा दिया गया। लेकिन 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 क्या था? उन्होंने पूरी तरह से इनकी बात मानी भी नहीं और मान भी ली। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। अब इसमें ये ऑफिशियल बहुमत अभी भी बना हुआ था। बोला कि ठीक है हम और ज़्यादा लोगों को अलाउ कर देंगे नॉन ऑफिशियल, प्लस इन्होंने ऑफिशियल्स को भी और बढ़ा दिया, तो अंततः ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा ही बने रहे। लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति, क्या प्रांतीय परिषद में और नॉन ऑफिशियल मेंबर अगर ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। अब क्या था कि अभी ये बोले कि आप बजट पे डिस्कशन करिए, बजट पे क्वेश्चन ना पूछिए, आप साधारण लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन पूछिए। तो अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि बोला कि ठीक है चलिए अब बजट पे भी अब प्रश्न पूछिए, इस पे भी प्रश्न पूछिए। अब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। तो अनुपूरक प्रश्न को सप्लीमेंट्री
क्वेश्चन बोलते हैं वो पूछने लगे। ठीक है, फिर इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय और गवर्नर की कार्य परिषद में शामिल। अब ये बोलेंगे आप कि भैया अभी तो उधर बनारस के महाराजा पटियाला बनारस के राजा पटियाला के महाराजा उनको तो शामिल किया था अभी पीछे, लेकिन वहाँ पे मैंने बताया था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, यानी कि जो विधायी परिषद थी उसमें शामिल किया गया था। कार्यकारी परिषद में सिर्फ एक फाइनेंस मेंबर जोड़ा गया था और उसी ने क्या किया कि पहली बार किसी कार्य परिषद में इंडियन यानी भारतीयों को जोड़ने का प्रावधान कर दिया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब जो थे वो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, यानी कि लॉ मेंबर जिसको बोलते हैं। जैसे लॉर्ड मैकॉले थे अपने 1835 में लॉ मेंबर, वैसे ही इनको भी लॉ मेंबर बनाया गया। तो ठीक है भाई साहब, आगे चलिए, आगे देखिए क्या होता है। तो इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। अब ये देखिए, बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम करवाया, फिर क्या किया, मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग बनाई, मुस्लिम लीग बना ली। ठीक है, और फिर क्या किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन चालू कर दिया। अब इसमें क्या था कि एक मुस्लिम, जैसे अभी अपना तो रिजर्वेशन होता है SC ST OBC जो भी है, लेकिन इसमें क्या है कि SC ST के लिए सिर्फ सीट रिजर्व होती है, उसके लिए वोट सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के सारे मतदाता उसमें मतदान कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इसमें क्या था कि मुस्लिम्स को एक तो रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन उनका जो चुनाव है वो भी सिर्फ मुस्लिम लोग करेंगे उस क्षेत्र के, बाकी कोई सदस्य उसमें भाग नहीं ले पाएगा। तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन या रिप्रेजेंटेशन। उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। तो इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमीन वालों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, इसमें भी देख लीजिएगा आप, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब आया था, 1909 में आया था, मॉडल मिंटो सुधार में आया था। फिर प्रेसिडेंसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन सब के लिए कब आया था, मॉडल सुधार में आया था। इसमें जो SC STs वगैरह महिलाओं के लिए अभी अभी इसमें नहीं आया है, ये याद रखने हो, सिर्फ मुस्लिमों के लिए आया है और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आया है। ठीक है, अब आया अपना भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसके पहले रॉलेट एक्ट आएगा, रॉलेट एक्ट आएगा, उसमें रॉलेट एक्ट में क्या किया जाएगा, रॉलेट एक्ट में किया जाएगा कि जो अभी सेडिशन वाला जैसे लॉ है वैसे ही बिना कोई कार्यवाही किए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको बोलते हैं, तो 2 साल के लिए, इसके लिए फिर बहुत सारे सारे विरोध होंगे। फिर 1919 में आपका अप्रैल में होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। फिर उसके बाद फिर ये आएगा आपका एक्ट भारत का शासन अधिनियम। तो भारत का शासन अधिनियम में क्या था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ये लो, कोई होता है ऐसा कि अपना मतलब मन में क्या चल रहा है बता दें, इन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि हम भाई ऐसा कुछ नहीं, एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भारतीयों को सिखा रहे हैं कि कैसे सरकार चलाना है, और धीरे धीरे हम फिर रिप्रेजेंटेटिव जब उस लोग सीख जाएंगे तो हम हैंड ओवर कर देंगे। बोले बहुत बहुत बढ़िया सर। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कि 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्या बोलते हैं रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे। ठीक है भैया, अब देखिए विशेषताएं क्या है इनकी। तो इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर, अभी तक क्या था कि ऐसा डिवाइडेड नहीं था कि ये सेंटर के लिए, सेंटर इस सब्जेक्ट पे बनाएगा कानून, ये प्रोविंस के लिए है यानी प्रांत के लिए है, प्रांत इस पे बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार कब आया, वो 1919 में आया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार जो है सब्जेक्ट्स कब डिवाइड किए गए, तो सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए 1919 के अधिनियम में। तो उसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक।
यानी कि टोटल जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज ही रही कि ज़्यादा शक्तियाँ सेंटर के पास हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आप सब्जेक्ट इनोमरेट कर दिए कि प्रोविंसेस इन इन सब्जेक्ट्स पे बना सकती हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है इन पे जो बनाएगा सेंटर काउंसिल बनाएगी, विधान परिषद जो है। फिर इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित, अभी इसमें इसमें भी इनका पेट नहीं भरा कि आपका ये डिवाइड कर दिया है, उसमें भी आपके दो भाग हैं, ये ऐसा है ये ऐसा है। तो ये देखिए ऐसा ऐसा क्या था कि हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड विषय, ये ट्रांसफर्ड विषय है इधर। ट्रांसफर्ड विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। अब इसमें क्या था, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इसमें गवर्नर प्लस उसके जो मंत्री थे। अब मंत्री क्या थे, मंत्री काउंसिल के सदस्य थे, तो मंत्री काउंसिल के सदस्य हैं तो काउंसिल के प्रति उत्तर, जैसे अभी जो मिनिस्टर होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे, पर इनका उत्तरदायित्व तो नहीं था गवर्नर साहब का। ठीक है, फिर आरक्षित विषय थे यानी रिजर्व सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट में क्या था कि गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। मतलब मतलब क्या था कि इधर विधान परिषद थी, विधान परिषद लेजिस्लेटिव मेंबर्स, विधायी परिषद वाली जो बात थी उसमें वो इधर शामिल थे हस्तांतरित विषय में, और जो एग्जीक्यूटिव वाले थे, जो कार्यपालिका वाले थे वो इधर शामिल थे। अभी कार्यपालिका में पिछले में ऐड हुआ था ना, कोई सिन्हा साहब थे पीछे, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनको ऐड किया था ना कार्यकारी परिषद में, तो उसी कार्यकारी परिषद की सहायता से गवर्नर बनाता था आरक्षित विषय। अब यहाँ पे इरेज करके मैं एक बार बता देता हूँ कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनमें गवर्नर हो गया, प्लस उसके साथ कौन हो गया, उसके साथ विधायी परिषद, विधायी परिषद ये इसके सदस्य हो गए। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनमें कौन थे, गवर्नर प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसके सदस्य थे। तो ये सदस्य थे मंत्री उसके काउंसिल के, जो काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। ठीक है, शासन की दोहरी व्यवस्था को डाइआर्की बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है डाइआर्की। डाइआर्की क्यों है, दो तरह की शासन व्यवस्था है, एक ट्रांसफर्ड विषय है, एक रिजर्व विषय। इसमें रिस्पॉन्सिबल है, इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखिए आगे क्या है। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार की भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का पहली बार अब पूछा जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा गठन कब किया गया, तो 1919 के अधिनियम में किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से अब धीरे-धीरे अब डायरेक्ट इलेक्शन 1909 से स्टार्ट हुए थे, लिमिटेड थे, अब धीरे-धीरे उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे अब। तो द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ पे थी, द्विसदनीय व्यवस्था थी सेंटर पे। ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये सेंटर पे थी, राज्यों के पास द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी। तो इसके अनुसार वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय, अब ये इसमें भी कार्यकारी परिषद में पहले सिन्हा साहब को शामिल किया गया था, अब उसमें बोल दिया गया कि जो 6 सदस्य हैं उनमें कमांडर इन चीफ छोड़ दिया जाए, बाकी 3 सदस्य जो है वो इंडियन होने चाहिए। फिर इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अब इसने और बढ़ा दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए दिया, अब इसमें सिख के लिए भी दे दिया, इंडियन जो क्रिश्चियन थे उनको लिए भी, एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए भी, सबको अब अलग अलग कर दिया। फिर इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मदद, अब इसने लिमिटेड फ्रेंचाइज, लिमिटेड मताधिकार का, जिन लोगों के पास निश्चित संपत्ति थी या फिर वो लोग टैक्स पे करते थे या उनको सर्टेन जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर रखी थी, तो उसके बेसिस पर अब मतदान का अधिकार दे दिया गया काफ़ी हद तक, लिमिटेड फ्रेंचाइज को बोलते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई सभी लोगों को। फिर इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया
और अब तक भारत का सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित। अब इसने भी क्या किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन पर भी अभी लगाम लगा दिया। वो बोला कि नहीं, आपके पैरेलल में हमने एक हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया। सॉरी, हाई कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ये, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पैरेलल यहाँ पे एक हाई कमिश्नर आ गया, तो इनके कुछ कार्य इनको दे दिए गए। फिर अब तक भारत सचिव द्वारा किया जाएगा उनको हस्तांतरित कर दिया गया। फिर इसने एक लोक सेवा आयोग, अभी ये यूपीएससी जो अपना पेपर लेता है, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं, यूपीएससी का गठन कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो इसका विवेचन, इसका प्रावधान किया था 1919 के अधिनियम में। फिर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। ठीक है, तो इसने केंद्रीय बजट को, अब पहले क्या था, केंद्र राज्य का एक बजट आता था, अब ये बोला कि ठीक है, अब सेंटर का बजट अलग आएगा और राज्य का बजट अलग आएगा, अलग अलग कर दिया दोनों। और विधानसभा जो थी राज्य की, वो अपना बजट खुद ही बनाएगी। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें ये तो आ गया। ठीक है, इसके बाद, ये आने के बाद इसने क्या बोला कि 10 साल के बाद आप एक जायजा लेंगे, एक कमीशन का गठन किया जाएगा। कमीशन क्या करेगा, देखेगा कि इसका क्या हुआ है, ये जो अधिनियम इन्होंने बताया बनाया इतना लंबा चौड़ा, इसका असर क्या हुआ है। तो इसी के लिए फिर साइमन कमीशन बनाया गया था। और फिर साइमन कमीशन साहब का काफ़ी विरोध भी हुआ था क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन सदस्य शामिल नहीं था, वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये क्योंकि बोल रहे थे ना कि हमारा तो केवल एक भारत में उद्देश्य, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, तो हमने अगर नियम बना दिया तो हमको देखना भी पड़ेगा ना कि वो उसका इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडिया के ऊपर। तो इसको देखने के लिए आप एक कमीशन बनाइएगा 10 साल के बाद। तो ठीक है, फिर अपना 1919 का अधिनियम भी खत्म होता है यहाँ पे। अब फिर आएगा अपना 1935 का अधिनियम, और फिर उसके बाद अपना आएगा 1947 का इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो वैसे भी आज का वीडियो काफ़ी बड़ा ही हो गया होगा, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो चलिए अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और फिर आगे की जो चीज़ें थोड़ी सी बची हुई हैं तो वो कल देखेंगे, और फिर इसके बाद अपना चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। तो अपना बैकग्राउंड जो है वो धीरे धीरे बन गया है। और अगर नहीं बना है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ऐसे दिखा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए तो फिर उसमें कुछ वीडियो आएंगे, ऐसे वीडियो। तो उनमें जो 4 वीडियो आ चुके हैं अभी तक पिछले वाले एक्ट्स के, उनको देखिए और उनको देख के अपना बैकग्राउंड जो है वो मजबूत करिए, ताकि फिर ये दोनों एक्ट करने के बाद फिर अपन सीधे जंप करेंगे कि अपना संविधान बनेगा। संविधान, भारत का संविधान। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आज यहीं पे समाप्त करते हैं।